हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। आप सभी को पता है मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये फ्री पॉलिटिकल साइंस बैच, बिकॉज मुझे पता है कि यूट्यूब में कभी भी आपको एक सीरीज वाइज सारे यूनिट्स नहीं मिलते एंड ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी घूमते हो। और इस सीरीज में मैं ऑलरेडी 40 लेक्चर्स करा चुकी हूँ। आज मैं कराने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 41 विच इज माओ जेडोंग। और आज के इस लेक्चर के साथ यूनिट नंबर 2 दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये जो 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सेकंड यूनिट भी खत्म हो जाएगी। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी, तो अभी के अभी कर लीजिए ताकि आपसे ये जो अमेजिंग फ्री लेक्चर्स है वो मिस ना हो। फर्स्ट, सेकेंड, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी क्वेश्चंस है ना, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बिकॉज आप सभी को पता है कि मैं कमेंट्स का सबका जवाब देती हूँ, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस सिनॉप्सिस, या फिर इस टॉपिक से, या फिर अगर और किसी टॉपिक है मतलब पढ़ाई का तो उससे रिलेटेड कोई भी हो, या फिर कोई दुविधा है, कुछ प्रिपरेशन में आ रही है, तो प्लीज बिंदास होके पूछ लीजिए। कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, पूछोगे तो सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। एंड इस सीरीज को शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये मेरा एक इनिशिएटिव है। तो आई होप कि मुझे आप सबका सपोर्ट मिले, कि जिस तरीके से मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ आपके प्रिपरेशन में, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे एंड उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माओ जेडोंग से। माओ जेडोंग ये जो लेक्चर है, इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि जो लेक्चर सीरीज है 8:30 बजे आती है। आज आप सभी को पता है इंटरनेट का कुछ इश्यू हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं सीरीज को रिकॉर्ड कर देती हूँ सो दैट आपका दिन वेस्ट ना हो। तो चलिए एक और चीज, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछती हूँ एंड विद इन आपका ये जो पूरे लेक्चर है मैं ये सारे टॉपिक कवर करूंगी, बट ये इसलिए पूछ रही हूँ सो दैट आपका पार्टिसिपेशन हो। सो माओ जेडोंग इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार एग्जामिनेशन में, पहला ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आप मुझे बताइए कि माओ जेडोंग के द्वारा लिखी गई कोई एक किताब, पुस्तक, बुक बताइए। दूसरा, उनके द्वारा कहा गया कोई एक कथन, स्टेटमेंट बताइए। तीसरा, उनकी मुझे पार्टी का नाम बताइए, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो दल है उसका नाम बताइए। और चौथा, उनके द्वारा किया गया एक रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति अगर की है उन्होंने, हाँ या ना, ये मुझे बता दीजिए की है कि नहीं है। और अगर की है तो उसका नाम बताइए और उसमें किस चीज किस का पार्टिसिपेशन, सहयोग था, ये मुझे बताइए आप, ठीक है ना। सो चलिए बात करते हैं माओ जेडोंग की। माओ जेडोंग का अगर मैं जन्म बोलूँ तो दिसंबर 26, 1893 से सितंबर 9, 1976। आप सभी को पता है इनके मृत्यु उपरांत क्या हो गया, चाइना का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, सब कुछ उनका जो आउटलुक है वो कंप्लीटली चेंज हो गया। तो मुझे बताइए 1976 में इनके मृत्यु के बाद कौन आए थे, ये भी मुझे बताइए। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में भी आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। माओ की अगर मैं बात करूं तो माओ जेडोंग या माओ जेतोंग इनको बोलते हैं, तो उनको दूसरा नाम क्या है, चेयरमैन माओ। अब मुझे ये बताइए, अगर आपको जानकारी है कि नहीं है, मुझे बताइए कि चेयरमैन की उपाधि इनके अलावा और किस किस को दी गई है, ठीक है ना। सो चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, यानी कि चाइनीज साम्यवादी क्रांतिकारी थे और बेसिकली फाउंडिंग फादर थे ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप सभी को पता है कि चाइना ऐसे ही नहीं बना है। चाइना में अगर आप कभी भी चाइनीज हिस्ट्री पढ़ते हो तो चाइनीज पुराना सिविलाइजेशन, सभ्यता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो अब का चाइना है ना वो कुछ अलग हुआ करता था। एंड उधर आप देखोगे कि केएमटी और ताइवान वाला इशू जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, एक इंटरनेशनल इशू है एंड ये इंटरनेशनल इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडो पैसिफिक में जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आजकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर आजकल आ रहा है फॉरेन पॉलिसी में। सो ये हम यहाँ पे समझेंगे कि यार ये इशू का ये जो थ्योरी है या फिर इशू के जो इवेंट्स है वो किस तरीके से ये इतना बड़ा इशू बना। सो आप सभी को पता है 2 पार्टी थी, केएमटी एंड आपका दूसरा कौन सी थी, सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग। सो बेसिकली आप सभी को मैं धीरे धीरे से ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट बताऊंगी। अभी आप मुझे बताइए कि कौन सी पार्टी किस एरिया में है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैम सारा हम ही बताए तो आपके बताओगे, मैं सब कुछ बताऊंगी। इट्स जस्ट लाइक कि थोड़ा सा आपका भी दिमाग की एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है ना। सो बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या ये दोनों अलग हैं या सेम है, ये मुझे बताइए। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज के ज़माने में चाइना है उसको बोला जाता है। एंड वो पार्टी लास्ट कब बनी थी, कब इंडिपेंडेंस मिली थी, 1949 में, कि कब मिली थी बताइए। और इसको हमने रिकॉग्नाइज मान्यता किसने दी थी, इंडिया ने भी दी थी, म्यांमार ने भी दी थी एशिया में। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो विच
ये जो अब बनी थी ये इनके ही कार्यकाल के दौरान बनी थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये चेयरमैन थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी? बेसिकली 49 से लेकर 1976 तक ये जो आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थे, तब तक ये पूरे काल तक ये पूरे उसके चेयरमैन रहे हैं। आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पहले बनी थी, बट ये पूरे टाइम तक यही चेयरमैन रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके कोर्स का भी हिस्सा है। आप सभी को अगर मैं इनकी निजी जिंदगी से थोड़ा अवगत कराऊं, ठीक है, थोड़ा आपका हो जानी चाहिए ना जान पहचान, तो देखते हैं कि इनको ना फॉर्मल एजुकेशन इतना ज़्यादा नहीं मिला था, औपचारिक रूप से इतना शिक्षा नहीं मिली थी। बट मैंने हमेशा से कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट लाइक कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हो, आपका एप्लीकेशन किस तरीके से उसे यूज़ कर रहे हो, क्या आप एक अच्छे इंसान हो नहीं हो, क्या आप आसपास की प्रॉब्लम्स को समझते हो कि नहीं समझते, ये भी आपका एक एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पिलर है, ठीक है ना। इन्होंने थोड़ी सी एजुकेशन के बाद क्या किया कि एक आर्मी ऑफ यूनान जो प्रोविंस है वो ज्वाइन कर लिया। अब इसमें क्या हुआ था? 1911 चाइनीज हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। क्यों? क्योंकि उससे पहले इनके उसमें होता था डायनेस्टी का राज, लेकिन उसके बाद 1911 के बाद एक चीज लोगों को से पहले थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लग गई थी कि यार हमें अपनी सरकार चाहिए, हमें अपना मतलब अपनी हमारी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, हमारा लोगों का शासन होना चाहिए। मतलब इतना डेमोक्रेसी नहीं, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ जाती है कि हमारे अधिकार क्या हैं। सो होता है तो अवेयरनेस है, डायनेस्टी है तो डायनेस्टी ये तो नहीं ना बोलेगी तुमको कि जाओ आप हमारा राज्य ले लो, ऐसा तो नहीं करेगी ना। तो एक रेवोल्यूशन तो बनता है। तो 1911 में वही रेवोल्यूशन, वही क्रांति हुई जिसको लीड किया था किसने? क्योमिंगटांग यानी कि केएमटी ने। अब ये जो हमारा ताइवान एंड चाइना का इश्यू है वो कहीं ना कहीं इसी पार्टी के आसपास आपको घूमता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इस पार्टी ने, ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने एक डायनेस्टिकल जो आपका चाइना था उसको चेंज किया था, ठीक है। बेसिकली एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी थी। इसके लीडर कौन थे? सुन यात सेन थे, ठीक है। सुन यात सेन बेसिकली इसके लीडर थे केएमटी के, और बेसिकली एक बुर्जुआ नेशनलिस्ट पार्टी थी, ठीक है। जब मैं बुर्जुआ बोलती हूँ तो आप सभी को मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा रखा है, कार्ल मार्क्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं। सो आप क्या बोलोगे? बुर्जुआ, बुर्जुआ कौन सा वर्ग होता है जिसके पास प्रॉपर्टी होती है, सारे साधन होते हैं? तो मेनली उन लोगों की आपकी पार्टी थी। इन्हें ये समझ में आ गया कि यार ये डायनेस्टिकल रूल अभी बहुत ही पुराना हो गया है। एंड आप सभी को पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड 1911 का टाइम तो सब जगह थोड़ा सा ऐसा था ना कि स्टेट बनाना है, स्टेट का बहुत ज़्यादा चल रहा था। सो जैसे ही ये पूरा आपका क्या बोलते हैं सक्सेस हो जाता है रेवोल्यूशन, उसके बाद आप वो देखते हो कि जो केएमटी रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे चल जाता है? कैपिटल ऑफ यूनान आपका चांगशा में, और लेटर फिर पर्किंग, ये थोड़े थोड़े एरिया में जाता रहता है अपना, और हर जगह आपका ना इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता रहता है। और बेसिकली ऑफ द रेडिकल मार्क्सिस्ट लीडर ली दासलियो, ठीक है ना। सो बेसिकली जो ली दासलियो थे वो पर्सन थे जिन्होंने माओ जेडोंग का को जॉब दिलवाई थी। क्या जॉब दिलवाई थी? कि यूनिवर्सिटी में आप लाइब्रेरी में काम कीजिए। तो जब लाइब्रेरी में कोई पर्सन काम करता है तो उस समय इतने सोच लो 100 साल पहले तो वो बहुत सारी बुक्स भी पढ़ेगा, बहुत सारी बुक भी पढ़ेंगे तो उनको पता भी चलेगा कि अच्छा क्या हो रहा है आसपास। पहले फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी थी, फिर आर्मी में, फिर आपका ये रेवोल्यूशन में, फिर धीरे धीरे अगर लाइब्रेरी में जा रहे हैं, उन्होंने देखो जिस समय रेवोल्यूशन कर रहे हैं उस समय पता है उनको कि लोगों की क्या समस्याएं हैं। उन्होंने बहुत पास से करीब से देख रखा है कि जो किसान हैं, पेजेंट्स हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय, ठीक है। ये सब इन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद इनको समझ में आए इतने राइट्स है। फिर इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम कि अच्छा अगर राइट्स हैं, ये सब है, तो इनको मिलते क्यों नहीं है, ग्राउंड में सिचुएशन क्यों अलग है। ये सब क्वेश्चन माओ जेडोंग के दिमाग में आने लगे। अब क्या होता है कि ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं चाइनीज नेशनलिज्म, यानी कि चाइनीज राष्ट्रवाद, ठीक है। और बेसिकली इनका आउटलुक कैसा है? एंटी इंपीरियलिस्ट। एंटी इंपीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है कि देखो आप सभी को पता है कि जो चाइना था, एक छोटा सा मैं आपको फैक्ट बता देती हूँ। चाइना बेसिकली आपकी इतनी ओपन इकोनॉमी नहीं थी जितनी इंडिया थी। ओपन इकोनॉमी से मतलब क्या है कि खुला आपका अर्थव्यवस्था या व्यापार। सो बेसिकली अब इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि पहले एंशियंट टाइम से ही आपका इंडिया से सामान एक्सपोर्ट होता था और इंपोर्ट भी होता था, यानी कि आयात और निर्यात दोनों होता था।
बट चाइना का अगर आप देखोगे ना तो वहां से एक्सपोर्ट, आप सुना होगा आपने, सिल्क जा रहा है, पोर्सिलिन जा रहा है, इवन टी जा रही है, ये सब कुछ चीज जा रही है। लेकिन आपने ना उधर ऐसा नहीं देखा होगा कि चाइना में कुछ चीज जाए। अब ब्रिटिशर्स जो थे, ये थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ, ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े ऐसा था कि यार उनको चाहिए था कि यार चाइना वाला ट्रेड भी अपने को मिल जाता तो, लेकिन कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ क्या ट्रेड करे, ये सब नहीं मिल रहा था। तो आप सभी को पता होगा कि एक पोर्ट था उनका, राइट, अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न साइड में, क्योंकि उनका ईस्टर्न साइड ही आपका जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से जो लगता है, वही जो है उनका जो पोर्ट वाले एरियाज है वही ओपन है ट्रेड के लिए। सो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको ना थोड़ा सा ना ओपियम दे देते हैं, क्योंकि अगर हल्का सा ओपियम की लत लगेगी तो ओपियम के बदले ये हमें टी और चाय मतलब और सिल्क, पोर्सलिन, ये सारी चीजें देंगे। तो धीरे धीरे आपका क्या हो गया, उन्होंने स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। इवन चाइना से ना ऐसा था कि वो जो मेटल्स नहीं होते, बुलियंस होता है, जैसे कि गोल्ड, आपका सिल्वर वगैरह ये होता है ना, तो गोल्ड सिल्वर वगैरह आपका ना देखो क्या होता है कि एक तो होता है जेवर, कि जैसे मैंने ये इयररिंग बना रखी है तो ये इसमें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन बुलियंस क्या होता है कि बड़ी बड़ी ईंटें, सिल्ले, वो बड़े बड़े जो होते हैं ना कि रॉ मटेरियल मेटल में, तो वो भी अलाउड नहीं था ले जाना। तो उन्होंने बोला यार ये सारे रिसोर्सेज तो हमको चाहिए, ब्रिटिशर्स ने बोला। तो उन्होंने सोचा कि इनको अगर थोड़ी सी अगर हम लगाएंगे कि थोड़ा सा इनको ओपियम के इन्फ्लुएंस में, तो क्या करेंगे, तो फिर ओपियम की स्मगलिंग होनी शुरू हुई कि उन्होंने ओपियम के बदले ये सारी चीज़ें जो हमको चाइना से चाहिए थी वो लेना शुरू कर दे। और उसके बाद क्या हुए, ओपियम वॉर्स हुए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ हैं वो भी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे हमारी तरह, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉलोनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वजह से। सो अगर कोई भी नेशनलिस्ट होगा, कोई भी राष्ट्रवादी होगा, उसको लगेगा कि ये साम्राज्यवाद हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, तो वो उसे नफरत ही करेगा। सो दैट वाज माओ जेडोंग का भी पॉइंट, सेम उनका यही पॉइंट था, ठीक है। और पर्टिकुलरली वो इनका इन्फ्लुएंस, उन पे प्रभाव कब ज़्यादा पड़ गया था, जब शंघाई आपका जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था 1911 का, और मे 4th मूवमेंट ऑफ 1919। सो मे 4th मूवमेंट क्या है, वर्कर्स की मूवमेंट है क्या, लेनिनिज्म आपका बेसिकली अगर मैं बात करूंगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ मे 4th मूवमेंट किससे रिलेटेड है, वर्कर्स से है क्या, लेबर से है क्या, कि भाई अपने राइट्स के लिए क्या सब लोग स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं क्या, कि काम हमें मतलब स्ट्राइक करनी है, क्यों, क्योंकि हमें राइट्स नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, बहुत सारे वेजेस नहीं मिल रहे, कंडीशन सही नहीं है, क्या ये है, मुझे बताइए हाँ या ना, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इसका आंसर आपको लास्ट में देती हूँ। सो बेसिकली जब वो पेकिंग यूनिवर्सिटी में एज अ लाइब्रेरियन के तौर पे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने ना बहुत सारी रीडिंग पढ़ी और उनको ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, प्रेरित हुए और इंक्लाइंड हुए, उनका झुकाव बना किसकी तरफ, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के तरफ। मार्क्स हम पढ़ चुके हैं, लेनिन का आपको क्या पता है, लेनिन का हमें पता है कि उन्होंने एक चीज बोल रखी है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि अगर मेरे को पूंजीवाद का सबसे सर्वोच्च स्तर कोई देखना है ना, तो दैट इज क्या है, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से खराब कर देता है, पूरी तरीके से आपको कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल वे में, लीगल वे में, हर वे में वो कंट्रोल करता है। दैट इज वाई ये बहुत बेकार है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये हुआ। सो अब क्या होता है कि लीडिंग, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने ये अपनाया। और आप सभी को पता है लेनिन का क्या एक और चीज़ था कि यार पार्टी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही बोली थी, ठीक है ना। देन आता है इनका लीडिंग टू, अब उसके बाद क्या लीड करते हैं ये, ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग 1924 की। देन अगर मैं इनके वर्क की बात करूं, इनके काम की बात करूं, तो इनका काम बेसिकली, इनका फर्स्ट मेजर वर्क क्या है, एनालिसिस ऑफ द क्लासेस इन द चाइनीज सोसाइटी, कि सबसे पहले उन्होंने विश्लेषण किया कि चाइनीज जो समाज है उसमें जो क्लासेस हैं, ठीक है, क्लास क्या होता है, वर्ग, क्लास में क्या होता है, वर्ग किसके बेसिस पे, किस आधार पे उनका विभाजन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना। सो बेसिकली इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे चाइना में ना बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटा हैं, जैसे चाइनीज पेजेंट्री है, अगर मैं चाइनीज किसानों की बात करूँ तो छोटे किसान हैं, उससे फिर थोड़े मार्जिनल, थोड़े से बेटर किसान हो गए, ठीक है, फिर उससे फिर थोड़े बड़े मिडल जो होते हैं वो एक किसान है, और फिर बिग पेजेंट्स है। इस तरीके से उन्होंने क्या बताई, 4 कैटेगरी बताई। सो डेफिनेटली इन्होंने जो मार्क्स कहते थे कि 2 पार्ट में है वर्कर्स या ये, तो ये चीज़ तो उन्होंने सीधे नकार दी, क्योंकि इन्होंने पेजेंट्स को ही 4 उसमें कैटेगरी में विभाजित किया, ठीक है ना। एंड द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल, और इन्होंने ये भी बोला कि हर एक में रेवोल्यूशन करने की कितनी क्षमता है,
ठीक है, कितना मतलब लेवल पे ये लोग रेवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन है पेजेंट्री एंड फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच में। अगर मैं पेजेंट्स की बात करूं, जो सबसे अमीर होते हैं, अगर हमने इंडिया, चलो हमने चाइना का नहीं पता हमें, हम हल्का सा इंडिया का एग्जांपल लें क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी को पता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसमें क्या होता था कि 30-40 साल तक आपका रेवेन्यू फिक्स कर देते थे और मोस्टली आपका 50 से 55% एज अ टैक्स आपसे ले लेते थे। अब आपसे वसूली कौन करता था? रिच पेजेंट, जो सबसे देखो जोतेदार होते थे, फिर उससे ऊपर जमींदार होते थे, और ये कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम करते थे। पेजेंट किसानों के बीच में और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में। किसानों की ही जमीन का जो मालिकाना हक था वही इनको मिल गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये सब कुछ संभाल लेंगे अपना। कितना 50 से 55% अगर टैक्स ले रहे हैं तो इनको कितना मिलता था? इनको 10 से 11% मिलता था। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि यार अगर मैं सिर्फ पेजेंट्स के बीच में भी देखूँ ना, तो उनमें भी विरोधाभास है, ठीक है, उनमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि जो लोअर वाले हैं उनकी तो जमीन गई, वो उनको अगर क्रॉप फेलियर हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो दैट इज वाई वो उनके अगेंस्ट थे। तो उन्होंने ये सब चीजें भी अच्छे से एनालिसिस करके अपने इस पहले मेजर वर्क में बताया। अच्छा, अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ऐप है आपका डिस्कवर स्टडी का, उधर से आप हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हो, सारे यूनिट के बाईलिंगुअल इंग्लिश हिंदी में मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी रक्षाबंधन सेल चल रही है, और आप सभी को पता है कि कल प्राइसेस कितने थे। आज से ही ये रक्षाबंधन सेल स्टार्ट हुई है, जिसमें 75% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। 28 से लेकर 31 अगस्त तक आपको ये खरीदना है तो आप खरीद लीजिए, ठीक है। और इसमें इस नोट्स में ना आपके पास सारे यूनिट्स के नोट्स हैं, दो जगह के मेरे। उसके बाद जितनी भी पीपीटीज हैं वो भी है। तो इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी है। बट हाँ, एक और चीज, ये जो टेस्ट है यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज, ये भी आप खरीद सकते हैं। एंड इसको भी जरूर खरीदना, बिकॉज देखो लेक्चर तो पूरे फ्री हैं, ठीक है, लेक्चर का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ ये 2 चीजें हैं। अगर आपको ऐसा कुछ माध्यम मिल रहा है कि हमें तीनों चीजें सब कुछ मिल रहा है, नोट्स, आपके टेस्ट सीरीज और लेक्चर्स, तो ये 2 ही चीज तो खरीदनी है, वो आप आराम से खरीद सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत अमेजिंग है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है इसमें। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा कि एक बार आप अटेम्प्ट करो फिर खत्म, नहीं, आप मन जितनी मर्जी बार अटेम्प्ट कर सकते हो 1 साल की वैलिडिटी के अंदर, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि टेस्ट नंबर 2 भी आपका अपलोड हो चुका है, तो प्लीज जाके करिए उसको। हर 10-10 दिन में एक टेस्ट आता है, ठीक है, पूरा 10 उसका सीरीज का होगा। और आप अब सभी को पता है मैं कितने दिलदार हूँ, मन किया तो 11 बार अभी कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा हम देख लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़े अगर 1-2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा चल जाते हैं ना, तो प्लीज़ यार मेरा ना उनको हटाने का मन नहीं करता। तो कभी आपके पास मतलब 152 153 क्वेश्चन आ जाए तो कोई नहीं, चिल करके कर लिया करो उसे सॉल्व, ठीक है ना। और सॉल्यूशंस जो मैं इतने बड़े बड़े देती हूँ, प्लीज़ वो इसलिए देती हूँ ताकि आप उन्हें पढ़ो, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें करंट अफेयर भी आपका कवर्ड है। आज के पेपर में तो पक्का कवर्ड है, ब्रिक्स, G20 जो भी बोलो सब है। जैसे आप सभी को पता है चीता रिलोकेशन हुआ था, तो कौन से उसमें हुआ था, वो भी सब कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि करंट में है तो वो भी हमें पकड़ना पड़ेगा, अब थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ हो गया है। अब क्या है, इन्होंने अटेम्प्ट किया हार्वेस्ट अपराइजिंग ऑफ पेजेंट्स का कब, 1928। लेकिन अपराइजिंग आपको पता ही है कि एकदम से कुछ सक्सेसफुल नहीं होता, क्रश कर दी जाती है। फिर ये गुरिल्ला वॉरफेयर्स करते हैं माउंटेन्स में छुप वगैरह के, क्योंकि उनको पता है कि यार बचना भी तो है ना। और डेफिनेटली आप सभी को पता है कि धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, पहले तो KMT बहुत ही उसमें होती है, लेकिन फिर उनको लगता है यार ये जो KMT है, KMT में कौन लोग हैं, कम्युनिस्ट का तो चलो समझ में आता है, लेकिन इसमें तो बुर्जुआ लोग हैं। अब पेजेंट्स, लेबर्स वगैरह वो क्या करेंगे, तो बनाई दी जाती है एक नई पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब ये जो 2 पार्टी है, अब इनको आपस में टकराव, क्योंकि ये बुर्जुआ, ये आपके प्रोलितारियत कहीं ना कहीं, और प्रोलितारियत वैसे वर्कर्स के लिए बोल रखा था, किसान वगैरह सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, बेसिकली मासेस हैं इसमें। तो इन 2 पार्टी में क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 पार्टी अब आपस में भी लड़ना शुरू कर जाती है, लेकिन आपस में लड़ते लड़ते ना ये आखिरी तक आपस में लड़ेंगी। लेकिन कभी कभार होता है ना कि दोनों पार्टी में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद तो बहुत था, क्योंकि जैसे ही इनको लगता है कि आपका सीनो जापानीज वॉर होता है कि जापान वाले अटैक कर रहे हैं मंचूरियन वगैरह में या फिर इनकी टेरिटरी में घुस रहे हैं, तो ये दोनों पार्टी इकट्ठे होकर उनसे लड़ती भी है, उनको हटाती भी है, फिर आपस में लड़ती है।
जब लड़ती भी है तो उनको उनके पास अगर कम्युनिस्ट पार्टी है तो किसी ना किसी पार्टी के पास यूएसएसआर का सपोर्ट भी होगा डेफिनेटली जब कोल्ड वॉर का टाइम आएगा। तो मुझे बताइए कि कौन सी पार्टी के पास ये सपोर्ट था, ठीक है ना। अब चाइनीज सिविल वॉर जब होता है किसके बीच में, सिविल वॉर ही तो हुआ, ये गृह युद्ध ही तो हुआ केएमटी के बीच में और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। तो माओ हेल्प करते हैं टू फाइंड द चाइनीज वर्कर्स एंड पेजेंट्स रेड आर्मी, ठीक है, वो हेल्प करते हैं कि चाइनीज वर्कर्स के लिए और किसानों के लिए भी। देखिए मार्क्स ने क्या बोला था, मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ बोला है एक चीज और क्लास फॉर इटसेल्फ बोला है। इन इटसेल्फ का मतलब क्या है, वो क्लास जिनको पता नहीं है कि उनके पास उनके इंटरेस्ट सेम है कि नहीं और इसलिए उनकी जो रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है वो है नहीं, और उसको मार्क्स ने कहा था वो पेजेंट्स में है। लेकिन इन्होंने दोनों के ही प्रॉब्लम्स को समझा और उनको एकत्रित करा, कहाँ, सीसीपी में, लेट द शांसी सोवियट्स रेडिकल लैंड पॉलिसीज, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली सीसीपी का होता है लॉन्ग मार्च। क्या होता है ये लॉन्ग मार्च, मुझे बताइए क्या ये आपका, एक मिनट, मुझे लगता है ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेंशन में होंगे कि मैम कहाँ गई, लाइव तो आई नहीं, और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इंटरनेट में इशू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रिकॉर्ड करके फटाफट से डालती हूँ। तो बच्चों के पीछे से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रखे हैं कि मैम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, ठीक है, होता है। माओ को बेसिकली बोला क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क मतलब भी किया है एंड बहुत ज़्यादा टाइटल्स भी लिखे, जैसे दो इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन प्रैक्टिस और ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहीं ना कहीं इसकी बात की है कि यार कॉन्ट्राडिक्शन अगर विरोधाभास होता है तो यार कौन सा विरोधाभास वॉयलेंट होगा यानी कि हिंसक होगा और कौन सा नहीं होगा। सो मुझे बताइए अगर कोई दो कास्ट है, ठीक है, क्लास है, सॉरी, तो दो क्लास आपस में लड़ रही हैं, क्लास अलग अलग क्लास, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट एकदम अपोजिट हैं, तो क्या वो लड़ेंगी, तो क्या वो हिंसक होगा या नहीं होगा। और दूसरा, एक क्लास के अंदर भी बहुत विभाजन है, जैसे कि अभी हमने बात किया था जब उन्होंने एनालिसिस की थी पेजेंट्री की, तो अगर वो लड़ेंगे तो उनमें भी होगा। तो मुझे बताइए कि दोनों में से पीसफुल कौन सा होगा। अगर मुझे दोनों क्लासेस के इंटरेस्ट ही अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमको पता ही है कि बुर्जुआ है, तो बुर्जुआ का नेक्सस कहीं ना कहीं स्टेट के साथ है, पावर और पैसा दोनों का नेक्सस है, कंट्रोल का भी नेक्सस है। सो डेफिनेटली अगर मुझे इसको ओवरथ्रो करके ही कुछ नया चीज बनानी पड़ेगी, यही तो आपकी कम्युनिस्ट जो साम्यवादी जो अवधारणा है वो बेसिकली थ्योरी है, बेसिकली आपकी आइडियोलॉजी है बेसिकली, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसका ये बेसिस ही यही है। सो इन्होंने बात की, ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ना अगर मैं बात करूंगी तो इन्होंने एक नई तरीके की डेमोक्रेसी की बात की। अब भगवान जाने कैसी डेमोक्रेसी, बट इनके लिए एक नई डेमोक्रेसी है जिसका इन्होंने जो मानचित्र ब्लूप्रिंट है वो 1945 में ही दे दिया था। देन अगर मैं बात करूं कि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीनो जापानीज वॉर हुए थे 1935 से 1945 के बीच में, एंड उस समय क्या हुआ था, उस समय ये लोग दोनों साथ हो गए थे। क्यों साथ हो गए थे, सीसीपी केएमटी, क्योंकि अब ये होता है सेकेंड यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट होता है आपका, फर्स्ट भी होता है कि पहले भी साथ में हुए थे दूसरे लोगों को हटाने के लिए, एंड अब इसमें दोबारा हो रहा है। तो बेसिकली जैसे ये जापानीज चाहते थे ना, वैसे ये लोग आपस में ना फिर से सिविल वॉर शुरू कर देते थे। लेकिन चाइनीज सिविल वॉर कब फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया, जब आपका जापानीज ने सरेंडर कर दिया और जो माओ की जो फोर्सेस थी ना उसने डिफीट कर दिया नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट कौन सी है, वही जो नेशनलिस्ट पार्टी जिन्होंने पहले बनाई थी केएमटी, और केएमटी वाले फिर सारे लोग कहाँ चले गए, वो चले गए ताइवान, ठीक है, 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको बोला, और उन्होंने बोला कि यार ये अब चाइना है। क्यों, क्योंकि उनके लिए जो केएमटी पार्टी थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड वही बेसिकली आधार थी चाइनीज विचारधारा का। इवन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे 49 की बात है तो यहाँ पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स तो एप्लीकेबल होगी। तो हुआ क्या ना कि इवन मैं बताऊं, ये जो ताइवान है इसको यूएस की तरफ से सीट ऑफर हुई थी यूएनएससी की, आप सभी को पता है। फिर देन कुछ कितने 1976 में या 75 में, इस तरीके से 1970s में क्या हुआ, फिर वो जो सीट थी वो सेम यूएस किसको ऑफर करता है, वो किसको करता है, चाइना को, जो अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने सभी को बोला है कि इंटरेस्ट के बेसिस में होता है एंड कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, हमेशा डायनामिक रहती है। लेकिन हम लोगों ने, इंडियंस ने बेसिकली हमेशा
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टार्टिंग से ही बहुत साथ दिया एंड इवन हमारे रिलेशंस भी बहुत अच्छे थे। इनको रिकॉग्निशन हमने दिया कि हाँ मान्यता दी, क्योंकि अभी कोई भी स्टेट नहीं रहेगा ना जब तक कोई दूसरा उसको माने नहीं कि तुम स्टेट हो। और अगर स्टेट नहीं मानेंगे तो क्या नुकसान होगा, ना तो वो कुछ किसी के अगेंस्ट कुछ केस कर सकता है, ना वो इंटरनेशनल रिलेशन में पार्ट ले सकता है, ना उस पर कोई लीगल प्रोटेक्शन है। तो मतलब बेसिकली वो कहीं पे इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार के बाद अपन ने दी थी एंड हमने इनकी यूएनएससी की सीट भी बैक करी थी कि ठीक है इनको मिलनी चाहिए। उसके बाद पंचशील वगैरह ये सब हमने किया था, वो हम इंडिया चाइना रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी यूनिट नंबर कौन सी है 6 में पढ़ेंगे, ठीक है आगे। बट फिलहाल माओ जेडोंग पे फोकस करते हैं। तो अक्टूबर 1 1949 में जो माओ जेडोंग है वो बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि जो पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो किसके आधार पे चलेगी, सिंगल पार्टी स्टेट होगी, ठीक है। एक ही आपकी पार्टी होगी, वो पार्टी ऑब्वियस सी बात है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी। उसका आधार क्या होगा, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट होगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोचा कि चाइनीज सोसाइटी में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैंड रिफॉर्म्स हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि लैंड लॉर्ड्स तो बहुत सारा आपके बुर्जुआ के तो अगेंस्ट ही था ना ये पूरा क्या बोलते हैं जो ये पार्टी का जो फॉर्मेशन था, क्योंकि बुर्जुआ तो ऑब्वियसली केएमटी के अंदर थे। तो कैंपेन किया गया। तो कैंपेन क्या होता है कि जो भी आपके काउंटर रेवोल्यूशनरी है ना, कि जो आपके ये जो आप बोल रहे हो वो नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी विचारधारा के विरुद्ध है, उनको सप्रेस करना। अब एकदम से दमनकारी नहीं था कि पहले समझाना उनको, पूरा ये चीज फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये सब, एंड देन सप्रेस करना। द 3 एंटी एंड 5 एंटी कैंपेन भी बोलते हैं, एंड थ्रू अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री। और साइकोलॉजिकल विक्ट्री भी मिल गई थी इनको कोरियन वॉर के थ्रू। आप सभी को पता है, अगर मैं कोरियन वॉर की अगर मैं बात करूं, अच्छा आपको पता है पहले ना वियतनाम भी 2 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ था, लेकिन अभी हमें उसको नॉर्थ या साउथ वियतनाम दिखता है नहीं, लेकिन हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देखते हैं। किसने किस तरीके से ये जो कोरिया, मेनली कोरिया को डिवाइड करने में, कोरिया में ऑब्वियसली आप सभी को पता है ना कि अगर नॉर्थ कोरिया की मैं बात करूं, बहुत आराम से वो ऐसे जीत से रहे थे, लेकिन फिर यूएस वगैरह वो सब आने लग गए एंड उसको बिल्कुल पीछे धकेल दिया था साउथ कोरिया वाले की साइड से, ठीक है। यूएन आया था, यूएस आया था, लेकिन फिर जैसे ही एंट्री होती है चाइना की, ठीक है, विथ नॉर्थ कोरिया, तब जाके वो फिर से फोर्सेस को पीछे धकेलना शुरू करते हैं एंड देन उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। कब का है ये, 53 का है, कब है जरा बताओ, ईयर बताओ। ईयर पता होना चाहिए आपको, मैच में आता है, क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है कि भाई जिस हिसाब से हम अपने स्टेट को बनाना चाह रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। देखो हम अभी अभी हम मतलब 1949 में नया स्टेट बनाए हैं एंड उसके बाद हम देखो इतनी जल्दी जीत भी गए, हमारे का सपोर्ट। एक मनोवैज्ञानिक आपकी जीत हो जाती है कहीं ना कहीं। 1950s में माओ ने एक स्लोगन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम, ठीक है, ब्लूम, ठीक है। जो बेसिकली क्या है कि वो क्या करना चाहते थे, वो करना चाहते थे कि नहीं पता नहीं, बट वो चाहते थे कि इसमें मोस्टली जो बताया जाता है कि जो सीपीसी है ना वो ऐसी पार्टी बनेगी कि आप उसके बारे में फ्रीली और अपने ओपनली जो भी आपका लगता है ना उसके बारे में, जो भी आपका जो भी थॉट्स है, बिलीफ है, अभिव्यक्ति आप कर सकते हो, ठीक है। ये बोला इन्होंने। क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ और भी पिक्चर पता है। लेटर इन्होंने और भी अटेम्प्ट किया कि कलेक्टिवाइजेशन करेंगे ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कि भाई एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइजेशन, फॉलोड बाय कॉल फॉर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। व्हाट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, 1958 से ऐसा कुछ क्या हो गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड बेसिकली इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इनकी आर्थिक बेसिकली एक नीति थी, जैसे हमारा नहीं था कि 5 ईयर प्लान, उस तरीके का था इनका, कि इकोनॉमी को पूरा तरीके से किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसा किया जाए, कम्युनिस्ट बेसिकली इकोनॉमी बने। तो ये इनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। देन 63 में आप सभी को पता है इन्होंने एक सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट बना दिया, ठीक है। सो बेसिकली सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट में बेसिकली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोचा कि यार एजुकेशन, देखो जो भी चेंजेस लाना है तो वो जीरो से स्टार्ट करो। जीरो मतलब फैमिली, आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई भी कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ उस लेवल से आप चेंजेस शुरू करो। इन्होंने इनिशिएट किया 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक आपकी क्रांति। सो बेसिकली ये क्या था कि जितने भी उनके विरुद्ध थे, काउंटर रेवोल्यूशनरी जितने भी एलिमेंट्स थे ना, तत्व थे चाइनीज सोसाइटी में, उसको हटाने के लिए। और ये 66 से 76 तक चला है। इसमें क्या था, वॉयलेंट क्लास स्ट्रगल हुआ, यानी कि हिंसक आपका जो वर्ग विरोधाभास हुआ, बेसिकली डिस्ट्रक्शन हुआ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का,
ठीक है, एलिवेशन हुआ, एक बेसिकली ना पर्सनैलिटी कल्ट तक चले गया। जैसे मैंने आपको बोला ना कि जीरो लेवल में जो भी इंस्टीट्यूशन है वो पूरा बदलाव, लिटिल रेड बुक हो गया, सारा उनकी जो भी स्पीचेस थी, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, आइडियोलॉजी थी, वो एक एक मतलब छोटे से मतलब हर एक लेवल में सबको पता होने लग गई, लोग फॉलो करने लगे, जो नहीं फॉलो करते हैं उनका अलग से उनको देखा गया। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या होता है, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ग्रेट कल्चरल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था, यानी कि आपका सामाजिक और आपका राजनीतिक ये क्या था, आंदोलन था। 66 से 76 में चला है। पूरा जो चाइना था उसको शेप करने के लिए कैसी सोसाइटी में, कम्युनिस्ट सोसाइटी में, कि पूरा चेंज आ जाए उस तरीके से। अब गोल क्या था इनका कि ट्रू जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विचारधारा है ना कंट्री में वो चले। वो कैसे होगा कि अगर थोड़ा सा भी कैपिटलिज्म पूंजीवाद रह रखा है तो उसे हटाओ। तभी तो इकोनॉमी इतनी क्लोज थी। चाइनीज सोसाइटी जैसे वो पारंपरिक सोसाइटी है ट्रेडिशनल, उस वो सारी चीजें फॉलो करो, माओइस्ट थॉट को फॉलो करो, एक पार्टी सिस्टम होना चाहिए, डोमिनेंट आइडियोलॉजी उसी की ही मानोगे एक तरीके से। और ऑन कॉन्ट्रोडिक्शन जो उनका वर्क था 1937 का, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इन दिस, इसमें माओ ने व्याख्या की है फिलॉसफी ऑफ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मैंने बताया था आपको, कौन से लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ये कार्ल मार्क्स के लेक्चर में बताया है, पॉलिटिकल थ्योरी में बताया है, मार्क्सिज्म में बताया है, तो प्लीज उसे देखिए। ठीक है, और आप मुझे बताइए अब क्या होता है ये थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, और ये किस तरीके से समाज बदलता है, उसका बेसिस क्या है, आपका मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट इवेंट है चाइना में कि किस तरीके से डिफरेंट इवेंट में किस तरीके से वो चेंजेस आ रहे हैं, और उसका आधार क्या है, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। तो इसी को ही हमें क्या करना है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीजें किस तरीके से विरोधाभास है, क्लास के अंदर, क्लास आपस में, वो सब इन्होंने इसमें बताया है। अब इनके समय में जो चाइनीज जो आपकी इकोनॉमी थी, आपका आर्थिक व्यवस्था थी, वो एग्रेरियन थी, वो कृषि प्रधान थी, और इसी वजह से एक लैक्ड एंड इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, तो इसी वजह से इनका औद्योगिक आधार नहीं था। लेकिन वो किसके पास था, वो रशिया के पास था। और कम्युनिज्म की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा पोल था जो यूएस के अगेंस्ट था, वो क्या था, वो यूएसएसआर। तो इन दोनों की जो साथ गांठ है वो भी बहुत सही उसमें चलती है। अब माओ बेसिकली उनको पता था कि अनलेस द फिलोसफी ऑफ मार्क्सिस्ट वाज अनप्रेडिक्टेड, सो इन्होंने बोला था कि अगर मैं मार्क्स को पढ़ूं तो मार्क्स ठीक है, मैं उनके आइडिया से एग्री करता हूं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो चाइनीज कल्चर है, संस्कृति है, चाइनीज सोसाइटी है, समाज है, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जब ये रेवोल्यूशन, ये जो पॉसिबल, ये बोल रहे हैं ना कि रेवोल्यूशन करना है, ये करना है, सो बेसिकली करना है, लेकिन जो आपकी चाइनीज आपकी सोसाइटी है वो क्या है, कृषि प्रधान अगर इकोनॉमी है तो कृषि वाले लोग पेजेंट्स भी होंगे। तो इन्होंने पहचाना कृषि जो है, आपके किसान हैं, उनकी रेवोल्यूशनरी पावर। तो इन्होंने वो जो उनका तरीका था ना, वो अपने रियलिटी देख के उस हिसाब से इन्होंने चेंज किया। ठीक है, सो दैट इज आपका माओ सेदुंग का मेनली जो चीजें हैं वो सारी चीजें। अगेन मैं आपको बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज जरूर लेना। ठीक है, हर एक बच्चा टेस्ट सीरीज ले। ठीक है, बाकी अगर नोट्स तो वो आपकी चॉइस है, डेफिनेटली मैं उसके लिए किसी को नहीं बोलती, बट अगर टेस्ट सीरीज इसलिए क्योंकि देखो आप सभी को मैंने बताया कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो डिस्कवर स्टडी है दैट इज जो एप्लीकेशन है वो मेरी नहीं है। एंड इवन ये जो सारा काम हो रखा है इसके लिए भी जिन्होंने, जो टीम ने कर रखा है, वो उन्होंने खुद से लोगों को हायर करके अच्छे से कर रखा है। तो मतलब ये टेस्ट, कोई भी जिसने भी टेस्ट सीरीज लिया है ना, प्लीज वो रिव्यू जरूर लिखे कि टेस्ट कैसा था, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं कल मिलती हूँ। कल किसके साथ मिलेंगे हम, यूनिट नंबर 3 के साथ, क्योंकि कल हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी। एंड हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो आपके टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते डीप में, तो हम 2-3 टॉपिक एक क्लास में हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हम कोर्स को बढ़ाते हैं आगे जल्दी से। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि यूनिट 4 में कुछ 4 टॉपिक्स थे जो मैंने ऑलरेडी पहले क्लास ले चुकी हूँ, 40-40, 45-45 मिनट की, जैसे सिस्टम अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। तो वो क्लासेस दोबारा नहीं होंगी, वो मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी। और अभी भी मैंने एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 4 क्लासेस की बना रखी है, प्लीज़ वो स्टार्टिंग की देख लेना। उसके बाद जितनी भी बची होंगी वो हम लेंगे, बट प्लीज़ वो चीज़ें करनी है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत बड़ा है, बट उसमें जो इनिशियल 4 क्लासेस है ना वो नहीं होंगी बस। क्यों, क्योंकि उधर हो रखा है। बट हाँ, अगर हमें पास टाइम हुआ तो डेफिनेटली हम वो दोबारा भी कर लेंगे।
बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज उसे देख ले, जरूर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करना और शेयर तो बिल्कुल करना ही करना है। कमेंट देखिए आप लोग सब नहीं करते, प्लीज कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो। ओके, बाय बाय।